गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और उस पर मैंने सभी पार्ट के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद हम हर एक पार्ट को अलग अलग करेंगे। जैसे पार्ट 1 जो है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स क्या है आपका टेरिटरी। डन। अब इसके अंदर क्या है थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला ही है। इसके अंदर यूनियन यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है एक तरीके से ग्रुप, ठीक है। यूनियन मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब ये कि यूनियन क्यों कहा गया, क्यों नहीं कहा गया। और टेरिटरी का मतलब होता है, जैसे टेरिटरी का मतलब मेरा जो सीमा है, ठीक है। जैसे कि कन्याकुमारी तक हमारा हिस्सा है, पर उसके अलावा भी जो आइलैंड्स हैं वे भी हमारी सीमा दायरे के अंदर है। जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो क्या टेरिटरी के अंदर ही है हमारे ना। तो ये क्या टेरिटरीज होती हैं। अब बात करें कैसे कैसे पढ़ना है उसमें। जैसे आर्टिकल 1 इसमें ये बोलता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब पहले ही पॉइंट में इन्होंने क्लियर करा है कि इंडिया और भारत एक ही है। कुछ टाइम पहले वाला इशू चल रहा था कि ये सही है भी या नहीं है। कहने का मतलब इंडिया दैट इज़ भारत का मतलब क्या है कि जो इंडिया है वही भारत है, फिर भारत जो है इंडिया है। तो काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भारत दैट इज़ इंडिया भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक जो नाम है ये ऐसा बोलते हैं जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने दिया था। बट इंडिया वर्ड वैसे काफ़ी पहले का भी है। इंडिया जो वर्ड निकला ये इंडस से निकला है, क्योंकि जो सिंधु नदी थी उसके इधर की तरफ रहने वाले बंदे वहाँ से इंडस से इंडिया निकला है। चलो छोड़ो उसको। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें क्या बताया गया कि जो इंडिया भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब, और यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हो। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि सब एक साथ मिलके भारत हैं और इसमें से कोई अलग नहीं हो सकता। जैसे कि यूएसए का जो एग्जांपल है, यूएसए में एक तरीके से फेडरेशन ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं कि जो यूएस है, जैसे मैप में देखते हैं तो उसमें इस तरह की लाइन है, तो इसमें 50 हैं। पर जैसे इंडिया तो उसके अंदर जैसे बोलते हैं कि ये जैसे ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये इसके अंदर भी हमारे पास 28 स्टेट है और यूएस में कितने हैं 50। पर जो ये 50 है ना, ये एकजुट एक साथ आए हैं, जिससे कम जो हमारी जो एक इकट्ठा बनेगा तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो ये 50 कभी भी अलग हो सकते हैं, बट जो 28 है ना ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो इस लाइन का ये ध्यान रखना, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इस लाइन में थोड़ा सा अंतर है, आई बात समझ। इसमें आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक। तो आप समझ गए कि इंडिया क्यों यूनिक है, इस वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 एडमिट न्यू स्टेट की बात करता है कि नए राज्यों को कैसे बनाना है, जो कि पहले इंडिया में नहीं थे। मैं बड़े शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। जैसे सिक्किम बाद में ऐड हुआ, और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आर्टिकल 2 ए में किसका मेंशन है, सिक्किम। आसान भाषा में आर्टिकल 2 बात करता है टू एडमिट न्यू स्टेट। फिर बात करें आर्टिकल 3 की, ये मेंशन करता है टू फॉर्म न्यू स्टेट। अब इन दोनों लाइनों में क्या अंतर है समझाता हूँ मैं। टू एडमिट न्यू स्टेट का मतलब है जैसे कि हैदराबाद हमने ऐड करा, मणिपुर वाला हिस्सा, या फिर ये जो जहाँ पे दूसरी जैसे राजा वगैरह थे तो उनसे हमने ऐड करा। न्यू स्टेट का मतलब है जैसे यूपी से क्या बना दिया, उत्तराखंड। ये अंतर है। एडमिट न्यू स्टेट का मतलब है उसको ऐड करना, और आर्टिकल 3 न्यू स्टेट का मतलब है उसमें से काट के कोई नई चीज़ बनाना। समझ गए आप सब। ये थोड़ा सा अंतर ध्यान देना है आपने। उसके बाद
आर्टिकल 4 बात करता है, वैसे थोड़ा अटपटा पेपर में तो नहीं आता, कि जो आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 3 है ना, इसमें कोई चेंज लाना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से लाया जा सकता है। मतलब इसमें कोई भी अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय सिंपल मेजॉरिटी हम कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 2 एडमिट न्यू स्टेट, डन। आर्टिकल 3 टू फॉर्म न्यू स्टेट। आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 का बताता है कि ये सिंपल मेजॉरिटी से इसमें चेंज लाया जा सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा क्या क्या चीज़ हुई थी। सबसे पहले थोड़ा पढ़ते हैं कि जैसे जो ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश टाइम के अंदर अराउंड 552 क्या थी, 552 प्रिंसली स्टेट थी। उनको कंबाइन करा और एकजुट लेके आए, और यहाँ से क्या हुआ, 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड करा, A, B, C और D। ये मैं कल की वीडियो में समझा रहा था कि जो पार्ट डिलीट कर दिया शायद वो 7 के बारे में था। तो आर्टिकल 1 के अंदर देखो कौन था, असम। ये ए वाले कौन थे, ये थे मेनली ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटिश जिनके राजा थे। असम, फिर बिहार, फिर बॉम्बे, फिर मध्य प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मद्रास, फिर पंजाब, और फिर यूनाइटेड प्रोविंस। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो समझ गए ना आप सब। टू एडमिट स्टेट ये हो गया, असम, बिहार, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस। ये सारे क्या हैं, ए के हैं। आई बात समझ। बी के अंदर वो थे जो कभी प्रिंसली स्टेट रहे हैं, जो रहे हैं प्रिंसली स्टेट। जैसे ये तो समझ आना चाहिए, जैसे आपको हैदराबाद के निज़ाम थे, हैदराबाद J&K के यहाँ भी राजा थे। त्रावणकोर केरल वाला इलाका होता है, ठीक है, मध्य भारत। उसके बाद मैसूर, उसके बाद विंध्य प्रदेश, उसके बाद पटियाला, उसके बाद ईस्ट पंजाब, उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद स्वराष्ट्र। फिर COD की अगर मैं बात करूँ तो सी में आता है अजमेर, फिर आता है भोपाल, फिर आता है बिलासपुर, फिर आता है कूच, फिर आता है कुर्ग, फिर आता है दिल्ली, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है हिमाचल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है कच्छ। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच, कुर्ग, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर, हिमाचल और त्रिपुरा। और डी के अंदर एक ही अंडमान और निकोबार। अब ये सी कौन से थे सोच रहे होंगे, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, चीफ कमिश्नर जहाँ जिनके ऊपर रूल करेगा। आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसमें थोड़ी पावर इनमें कम होती थी। और अंडमान निकोबार ये थी जहाँ पे कौन होता था, जहाँ पे केवल कौन बनता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जब भी इस तरह की चीज़ बन गई थी तो ये देखा था कि ये तरीका एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, क्योंकि लोगों के ना तो कल्चर मिक्सअप हो रहे थे। तो इस चीज़ को सही कैसे करा, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इसके अंदर चेंज लाने हैं। तो जैसे SK धर कमीशन आया 1948 में। SK धर कमीशन कब आया, 1948 में। फिर JVP कमीशन आया 1949 में। जवाहरलाल
नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो ये क्या था, जेवीपी कमीशन आया 1949 में। एक तरीके से जो ये बात कर रही थी एस के धर ने भी सिंपल कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाओ, मतलब जैसे लोगों के हिसाब से नहीं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, तो ये फेल मार गया था। जेवीपी कमीशन ने भी यही कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलाना चाहिए, कि जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएँ, ज़्यादा आसान हो, रीच वगैरह हो। वे ये नहीं देख रहे थे कि अगर हरियाणा वाले तो वहाँ पे लैंग्वेज हरियाणी हो तो उनका ही स्टेट हो, ऐसा नहीं था। आखिर में आता है फैज़ल अली कमीशन 1953 में, और ये 1956 में बन के तैयार होता है। इसमें 3 बंदे थे, एक था फैज़ल अली, कुंजरू और तीसरा था के.एम. पणिकर। फैज़ल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिकर, इसमें कहते 3 बंदे थे। इन्होंने 1953 में इनको बैठाया गया और 1956 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और ये कहा कि जो तरीका है इनको एडजस्ट करने का वो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज के हिसाब से क्या होता है, 14 स्टेट और 6 यूटी बनती हैं। 14 स्टेट और क्या बनती है, 6 यूटी। कब, 1956 में। पर आप सब सोच रहे होंगे कि पर अभी तो 14 और 6 मतलब 22 तो नहीं है, आजकल तो ज़्यादा ही हैं, लगभग 28 स्टेट हैं। तो ये कैसे बनी, आज हमने उनकी स्टोरी देखनी है कि 14 से लेकर 28 स्टेट कब बनती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक। और ये कहानी शुरू कब से होती है, क्योंकि 1953 के अंदर क्या होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोट्टी श्रीरामुलु नाम था बंदा, पोट्टी श्रीरामुलु एक नाम का बंदा था। ये 6 डे क्या करता है, हंगर स्ट्राइक करता है। 6 डे क्या करता है, हंगर स्ट्राइक, और इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। क्या होती है इसकी, डेथ। आंध्र प्रदेश। और ये क्यों पीछे था कि तेलुगु को अलग एक राज्य बनाना है, ठीक है, मद्रास से अलग हटके तेलुगु स्पीकिंग राज्य बनाना है। तो यहीं से स्टार्ट होता है। और 7th अमेंडमेंट आता है 1956, याद होगा आपको। और यहीं से ABCD स्टेट क्या होता है, ख़त्म। तभी जो पार्ट 7 है वो क्या है, ख़त्म हो चुका है। फिर सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बनता है। कहाँ से, बॉम्बे से, जो कि बहुत बड़ा एक शहर था, फिर कस्बा, बहुत बड़ी जगह थी। महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग होते हैं। महाराष्ट्र कौन से, मराठी स्पीकिंग, गुजरात कौन से, गुजराती। तो 15वें नंबर का जो राज्य बनता है वो कौन था, गुजरात। डन, 1960 में बन गई है। तो 15th कौन बना, गुजरात। आई बात समझ, ठीक है। 1961 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दादर नगर हवेली, गोवा और दमन एंड दीव ये बनते हैं। आई बात समझ, ठीक है। गोवा को तो आपको पता है पुर्तगीज़ का था ये, ठीक। गोवा भी क्या बना है, यूटी बना है। 1987 में जाके क्या बनेगा, गोवा एक राज्य बनेगा, ठीक है। दमन और दीव, इसके अमेंडमेंट लिखते रहो। 12th अमेंडमेंट 1962 से दमन और दीव क्या बनते हैं कि यूटी बनते हैं। और दादर नगर हवेली बनता है 10th अमेंडमेंट 1961 से। ये सब आपको रखने पड़ेंगे। अमेंडमेंट मैंने पढ़ाया था आपको। अमेंडमेंट का मतलब चेंज करना, कौन से नंबर का अमेंडमेंट और किस साल हुआ वही शो करता है। 10th अमेंडमेंट था 1961 में, दादर नगर हवेली। और गोवा 1987 में बनेगा, बाद में कहूँगा स्टेट। और दमन और दीव किससे बना था आपका, 12वां अमेंडमेंट 1962। आई बात समझ, ठीक है। ध्यान रखना जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी फ्रांस के अंदर थी, ठीक है। आई बात समझ, पुडुचेरी क्या थी, फ्रांस के अंदर थी। गोवा था पुडुचेरी के अंदर, फ्रांस था किसके अंदर, फ्रांस के अंदर। और इन्होंने 1954 में ये हमें दे दिया था। आई बात समझ, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, यहाँ पे 14th अमेंडमेंट एक्ट होता है। और इससे क्या क्या बनते हैं, पुडुचेरी तो जगह है ही, पुडुचेरी, कराईकल, माहे,
ये नाम एक्चुअल में क्या है, जो पुडुचेरी यूटी है ना, वो इन 4 को मिलकर बनती है और ये अलग अलग स्टेट से ही बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फिर 1 दिसंबर 1963 आता है और यहाँ पे नागालैंड, देखो 15वां कौन सा बना है, गुजरात, तो 16वें नंबर का राज्य कौन बनता है आपका, नागालैंड। ठीक है। 1966 में मैंने हिमाचल की पढ़ाई है पूरी, उसके अंदर हरियाणा कौन से नंबर का स्टेट बनता है, 17 नंबर का, किससे कट के, पंजाब से। ठीक है, ध्यान रखना। फिर 1971 आता है। 1971 के अंदर क्या होता है, हिमाचल कौन सा बनता है, 18वां स्टेट, कुछ पंजाब के एरिया से और कुछ यूटी से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। फिर आता है 1972। 1972 में मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। मणिपुर 19वें नंबर का, त्रिपुरा 20वें नंबर का और मेघालय 21वें नंबर का बनता है। आई बात में। फिर 1975 की अगर हम बात करें तो फिर बनता है सिक्किम। क्या बनता है, सिक्किम। और सिक्किम कौन से नंबर का बनता है, 22वें नंबर का। सिक्किम मैंने कहा था ना आर्टिकल 2A के अंदर है, बट ये 22वां बना था। आई बस में। और बात करें किस अमेंडमेंट से, 36th अमेंडमेंट 1975। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 36th अमेंडमेंट 1975। फिर 1987 आता है, सिक्किम 22वें नंबर का राज्य बन गया है। 23वां राज्य बनता है कौन सा, मिज़ोरम। 23वां बनता है मिज़ोरम। 24वां बनता है अरुणाचल प्रदेश। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि 25वां राज्य कौन बन जाएगा, गोवा। कौन बनेगा आपका, गोवा। डन। ये सब इधर उधर के एरिया कट के निकलते हैं, यूटी वगैरह से चेंज होते हैं। फिर आता है 2000 की बात। 2000 में भी 3 बनते हैं। 26वें नंबर का बनता है छत्तीसगढ़। 27वें नंबर का बनता है उत्तराखंड। 28वें नंबर का बनता है झारखंड। देखो, छत्तीसगढ़ निकला था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड निकला था यूपी से और झारखंड निकलता है कहाँ से, बिहार। सबको पता है कि 2014 में क्या होता है, एक सेकेंड, 2014 के अंदर जो तेलंगाना है वो बनता है और किससे, ये 29th स्टेट बन जाता है। ठीक है, किससे, आंध्र प्रदेश से। पर आप सोचोगे कि 29 तो अब नहीं है, हुआ क्या था, जो जम्मू कश्मीर था वो एक राज्य था, बाद में उसको यूटी बना दिया, तो इस वजह से टुडे आज के टाइम में फिर से कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। डन। कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हो। 1950 में यूपी का नाम क्या था, पहले यूनाइटेड प्रोविंस, इसका नाम रख के क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश, जो कि आज का है। 1969 में मद्रास का नाम क्या हो गया, तमिलनाडु। 1973 में मैसूर का नाम हो गया कर्नाटक। और जो लक्काद्वीप है ना, लक्काद्वीप का नाम हो गया लक्षद्वीप। 1992 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो बन गई वो बन गई नेशनल कैपिटल टेरिटरी। डन। 2006 में उत्तरांचल का नाम बन गया उत्तराखंड। और 2006 में ही पौंडीचेरी का हो गया पुडुचेरी। और 2011 में ओडिशा से हो गया ओडिशा। थैंक यू। तो ये आज के लिए था काफ़ी। कल हम पार्ट 2 सिटीजनशिप करेंगे। थैंक यू।